हेलो, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कल आपका साइंस का पेपर है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बहुत सारे सीरीज मतलब क्वेश्चन का ढेर सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं बच्चा। आप वन बाय वन करके हमारे साथ बने रहेंगे और देखेंगे कि कितना शानदार क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। ठीक है, कल है 21 फरवरी और आपका कल बहुत ही शुभ दिन होने वाला है। और इसी शुभ दिन से आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हुए एक शायरी को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, कंटिन्यू करते हैं। ये आपका वही सीरीज है जो कल का एमसीक्यू का सीरीज था, आज आपका सब्जेक्टिव का सीरीज है। ओके, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को आगे वन बाय वन करके देखते हैं। बहुत ही इजी और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है बच्चा। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल क्या है, आप उसको समझिएगा वन बाय वन। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या फिर नियम लिखे। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को अच्छा तरीके से पढ़े और उसको पूरा अच्छे तरीके से हम डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी एक सरफेस देखते हैं, नीचे जो चिकना सरफेस होता है, जैसे मान लीजिए कि ये समतल दर्पण का सरफेस हो गया बच्चा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस तरह से कोई भी रे अगर इस तरह से लाते हैं, ठीक ना, और ये क्या होता है, सेम इसी एंगल से क्या होता है, ये इधर चला जाए, मतलब यहां से इधर से आया और इधर क्या हो गया, चला गया। ठीक ना, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, आपतित किरण। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो बोला गया प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। आपको पता होगा कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, आपका अभिलंब होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चा, अभिलंब होता है। और यहाँ पे बनने वाला जो एंगल आई होता है और यहाँ पे बनने वाला क्या होता है, एंगल आर होता है, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन में अगर हम पहला अगर लाइन अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, बताइए आप, हमारे साथ यहाँ पे आप बने रहोगे। लिखोगे कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चा। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आप दूसरा क्या लिख सकते हो कि जो एंगल आई है वो किसके बराबर है, एंगल आर का। ठीक है, फिर लिखोगे आपतित किरण। अगला क्या लिखोगे, जैसे अगर आपको अगर और लिखना होगा तो लिख सकते हो बच्चा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब कि ये आपतित किरण लिख सकते हो ऐसे कि आपतित किरण हो गया। फिर लिख लोगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चा, कम से कम आपको ये प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चा यहाँ पर, ठीक ना, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा बतलाने वाले हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पे लाने का मेन मकसद हमारा क्या था। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने का जो मेन मेरा पर्पस था वो ये है कि अवतल दर्पण से रिलेटेड, अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से रिलेटेड बच्चा याद रखोगे जो क्वेश्चन बनता है टोटल यहाँ पे 6 आरेख खींचे जाते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में तो ये जो आरेख खींचा जाता है ना, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और आपके पास जो प्रैक्टिस करोगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में ये वाला आता है। ठीक है, तो आप इसको देख लोगे अच्छे तरीके से। सिर्फ हमें क्वेश्चन को हम दिखा दे रहे हैं और इससे रिलेटेड जो एक दो और ग्राफ बनता है उसको भी आप क्या करोगे, अच्छे तरीके से बना लोगे। एक क्वेश्चन ये पक्का कल के एग्जाम में आपका रहेगा ही रहेगा बच्चा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन में देखोगे प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे बच्चा, अगर जैसी प्रकाश का अपवर्तन अगर यहाँ पे दिखेगा तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। सिंपली आप प्रकाश के अपवर्तन के बारे में
अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, मैसेज करो, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। ठीक है, अगर कभी भी इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछ दे तो आप सबसे सिंपली इतना मतलब लिख दोगे ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा प्रकाश के अपवर्तन ना, ध्यान दोगे। जब जब कभी भी जो हमारा जो प्रकाश की किरण होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई एक बड़ा सा टब रखा हुआ है और इस टब में हम क्या रख दिए बच्चा, पानी रख दिए, क्या रख दिए, पानी रख दिए। ठीक है, और एक लोहा का छड़ इस तरह से हम इस पर रखे हुए हैं, तो ध्यान दोगे ये जो हमारा लोहा का जो छड़ है, ये छड़ है, इस पे बच्चा आपको क्या थोड़ा सा बेंड, मतलब इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक ना, तो थोड़ा सा देखोगे बच्चा कि ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अभिलंब की ओर क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसका सिंपली अगर आपसे और कोई पूछ दे तो याद रखोगे कि प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह दिशा एवं गति दिशा एवं गति में परिवर्तन करती है, परिवर्तन करती है। ठीक है, इतना याद आप कम से कम आप लिख दोगे और इस तरह से फिगर क्या है समझा दोगे। ऊपरला बच्चा होता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, विरल माध्यम, ऊपरला क्या होता है, विरल माध्यम, और जो नीचे होता है वो बच्चा क्या होता है, सघन माध्यम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन को जानने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक एक और चीज हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है, ध्यान दोगे। अगर बच्चा आपसे अगर पूछ देगा कि आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, तो याद रखोगे आवर्धन बराबर होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो एम बराबर इसको एच आई बटा में क्या लिख सकते हो, एच ओ लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दोगे, इस बार का सबसे लेंस का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई है, मोस्ट बीबीआई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी क्या करोगे बच्चा, अच्छे से देख लोगे, देख करके यहाँ पे क्या कर लोगे, इसको प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे लेंस आ गया है, लेकिन लेंस से पहले थोड़ा सा आप यहीं पे समझोगे बच्चा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लोगे, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, अपने से बना लोगे इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बोला गया है दृष्टि दोष। ध्यान दो, यहाँ पे हम बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन होता है ना बच्चा, सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जो आपका सीरीज होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो कल का क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पूछ देगा दृष्टि दोष या फिर निवारण, अगर पूछ दे कभी गलती से भी, तो याद रखोगे कि जो हमारा दृष्टि दोष होता है वो दो तरह का होता है। क्या होता है बच्चा, दो तरह का होता है। पहला एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और दूसरा होता है बच्चा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब यहीं पे आपको हम फटाफट बता देते हैं। आपको पता होगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो निकट की वस्तुएं होती हैं, ये क्या होती है, साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जो दूर की वस्तु होती है क्या होती है, साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि अगर रीजन अगर पूछ देगा तो आप बताओगे कि क्या होता है कि रेटिना के पहले
इसमें क्या होता है, इसमें रीजन जो है वो क्या होगा, याद रखोगे कि इसमें क्या है कि रेटिना जो हमारा बनता है आंख के जो सबसे पीछे भाग होता है, तो रेटिना के पहले क्या होता है कि इसका इमेज बन जाता है, रेटिना के पहले इमेज इसका बन जाता है बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आता है दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में लिखा हुआ है बच्चा, तो आपको सबसे पहले यही समझना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है, अब दूरदृष्टि दोष अगर पूछ दे तो अब याद रखोगे कि जो दूर की वस्तु है वो क्या होती है, साफ दिखाई देती है, और जो निकट की वस्तु क्या है वो साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखो रेटिना के पहले इमेज बन जा रहा था, और ये रेटिना क्या होगा, बाद में इमेज बनेगा, रेटिना के बाद में इमेज बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दोगे, इसका जो निवारण है, मतलब निवारण मतलब कि इसको हम लोग क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसका बच्चा किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा? उत्तल लेंस का। पूछ देगा बच्चा कि हमारी जो आंख होती है, हमारी जो आंख है उसमें कौन सा लेंस होती है, तो याद रखोगे कौन सा, उत्तल लेंस होता है। कौन सा बच्चा? उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब इतना सिंपली याद रखोगे ना कि हमारा जो विद्युत धारा होता है ना, उसमें जो रुकावट डालने का जो काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चा, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे हमारा जो विद्युत धारा होता है, सिंपली इतना याद रखो कि जी हमारा जो विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालने का काम करता है, ठीक है, विद्युत धारा, ये डायरेक्ट लिख दोगे, विद्युत धारा का विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है बच्चा। ठीक है, याद रखोगे कि इसका प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, वो होता है बच्चा ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, किस चालक में प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो याद रखोगे ये किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको भी हम लिख दे रहे हैं फटाफट। आप एकदम यहाँ पे 1 बाय 1 करके आप समझोगे। याद रखोगे कि पहला जो होता है ये चालक की, जो चालक है उसकी क्या होता है, ये लंबाई पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पर। ठीक है, और दूसरा याद रखोगे बच्चा किस पे, तो चालक के मोटाई पर, चालक के मोटाई पर। तीसरा याद रखोगे बच्चा कि चालक के ताप पर, चालक के ताप पर। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दोगे ऐसा मात्रक भी लिख दिए। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किन किन बातों पर निर्भर करती है उसको भी आप ध्यान दोगे। इस बार का मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है ओम का नियम। ओम का नियम याद रखोगे, भी बराबर क्या होता है बच्चा, आई आर। आप इस, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये पढ़ चुके होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ही आपको बताए थे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दोगे, अच्छे तरीके से बना लोगे। हम यहाँ पे ज्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, ठीक ना। ओम का नियम का हम थोड़ा सा बोलोगे तो फिगर बना दे रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से आप इसको क्या करोगे, समझ लोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे फिगर हो, यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा देंगे, इस तरह से सीरीज लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुंजी हो जाएगा, यहाँ पे एमीटर को कनेक्ट कर लो। ठीक है, रो हो गया हमारा। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको इस तरह से सीरीज में इस तरह से कनेक्ट कर लोगे यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एक वोल्टमीटर का यहाँ पे प्रयोग कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग धारा प्रवाहित करोगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ये हमारा कुंजी हो गया, एमीटर हो गया। ठीक है, तो अगर कभी भी अगर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा आई, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, भी बराबर आई आर। जो हमारा आर जो है यहाँ पे बच्चा, आर क्या है हमारा, नियतांक है। क्या है हमारे यहाँ पे, नियतांक है। मतलब तुम बोल सकते हो इसको प्रतिरोध, क्या बोल सकते हो बच्चा, इसको प्रतिरोध। ठीक है, भी हमारा क्या है, तो भी हमारा विभवांतर है। क्या है बच्चा, विभवांतर। और जो आई है वो आई क्या है हमारा, धारा है। ठीक है, तुम इसको क्या लिख सकते हो बताओ, आर बराबर में आई बटा में भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक ना, तो इस तरह से जिसको आर एच है ना, इसको रियो स्टेट बोलते हैं। ठीक ना,
तो इसको लिख सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी जो हमारा जो इस सर्वप्रथम सबसे पहले हम क्या किए, इसको बैटरी के साथ में कनेक्ट किया। अब बैटरी के साथ में कनेक्ट करने के बाद जो हमारा परिवर्तित क्या बोलते हैं, जो रियोस्टेट था, जो प्रतिरोध, इसको एमीटर के साथ में श्रेणी क्रम में इसको हम जोड़ दिए, ठीक है, तथा वोल्ट मीटर के साथ में इसको समांतर श्रेणी में जोड़ करके कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप चाहोगे तो इस तरह से फिगर बना करके आप लिख सकते हो, आपके बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से उसको ध्यान दे करके लिखोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका श्रेणी क्रम। इस बार का 3 क्वेश्चन है, श्रेणी, पासर और समांतर, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में याद रखोगे बच्चा, ज्यादा हम यहाँ पे क्वेश्चन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए अब हम यहाँ पे समझाते हुए यहाँ से निकलेंगे और उसको भी बता देते हैं कि कैसे ये बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया हमारा वोल्ट मीटर, इसके साथ में कनेक्ट कर दिए, श्रेणी क्रम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आयु, इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी से, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो, यहाँ पे हम लिख लेंगे V2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा V3, ठीक है, वोल्टमीटर 3 हो जाएगा। यहाँ से हम विद्युत धारा I को प्रवाहित कर देते हैं, इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब ध्यान दोगे बच्चा, कभी भी अगर आपसे श्रेणी क्रम पूछ दे, क्या पूछ दे, श्रेणी क्रम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप याद रखोगे जो ये प्रतिरोध है, ये हमारा जो प्रतिरोध है R1 R2 R3 को हम क्या किए हैं, इस तरह से इसको संयोजित करके क्या है, एमीटर के साथ में हम संयोजन किए हैं, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दोगे इसके साथ में क्या है कि V1 V2 V3 को भी हम क्या किए हैं, 3 प्रतिरोध का विभवांतर हमारा कौन कौन है, V1 V2 और V3, और जिससे कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है, तो I धारा हमारा प्रवाहित हो रहा है। तो हम सिंपली इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, और प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले क्या ध्यान दोगे, आपको अगर लिखना होगा तो ये लिख सकते हो कि हमारा जो R1 R2 जो R3 जो प्रतिरोध है, ठीक ना, वो विभवांतर V1 V2 V3 के साथ में कनेक्ट किए हैं, मतलब कि संयोजित किया गया है, ठीक ना, जिसमें क्या है, I धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो, प्रूफ में लिखोगे हम लोग लगता है ओम के नियम से, क्या है, ओम के नियम से बच्चा, ठीक है। अब ओम के नियम से अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर IR, V बराबर क्या हो जाएगा, IR। अब ध्यान दोगे, जो प्रत्येक प्रतिरोध होता है, प्रत्येक प्रतिरोध होता है, उस पर क्या है कि ओम का नियम लागू होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध पर, प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम, ओम का नियम लागू होगा, ठीक है। इसलिए इसलिए V1 बराबर, या फिर उसको भी लिख सकते हो, V1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR1 लिख सकते हैं, ठीक है। V2 बराबर क्या लिख सकते हो, IR2 लिख सकते हो। V3 बराबर क्या लिख सकते हो, IR3 लिख सकते हो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख लो 2, इसको मान लो आप बच्चा आप 3 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे V1 V2 V3 लिखोगे तो आप इतना याद रखोगे कि यहाँ पे जो हम V है, यहाँ पे जो हमारा वोल्ट वो विभवांतर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है, सिर्फ ऐसा हम क्या इसको मान सकते हैं, टोटल हमारा क्या है, V है। तो इसके जगह पे लिखेंगे हम, जब पे लिखोगे कि समीकरण 1 2 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तो लिख सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर में IR1 IR2 IR3, ठीक है। ये टोटल मिला के हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। बताओ I यहाँ से कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाएगा, कोई 5 नंबर नहीं रोकेगा आपसे, ठीक है। आप बताओ, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही ऊपर बताए थे, ऊपर देखोगे आप, ये V बराबर आप क्या लिख सकते हो, V बराबर क्या लिख सकते हो आप, IR लिख सकते हो। तो क्या इस V के जगह पे हम IR लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे IR बराबर में क्या हो जाएगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से ही I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या बचेगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान दो, बहुत ही इजी है, मतलब जितना कम बोले उतना क्या है आपका ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। ठीक है, सेम इसी तरह से आप पासर क्रम देख लोगे, सेम इसी तरह से क्या है बच्चा, पासर क्रम देख लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन आपका बोला गया है कि 6 ओम 3 ओम 6 ओम और 9 ओम को तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना है, 18 आ जाए, और यहाँ पे 18 बटा क्या है, 11 आ जाए। कितना आ जाए बच्चा, 18 आ जाए, और 18 बटा कितना आ जाए, 11 ओम आ जाए। ठीक है, हमको दो क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन नंबर ए को आप जोड़ लो किसमें, श्रेणी क्रम में, इसमें जोड़ लो श्रेणी क्रम में। अब जैसे ही श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमको फॉर्मूला पता है कि आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे देखो ये हमारा वैल्यू क्या है, R1, ये हमारा क्या है R2, और ये क्या है हमारा R3। तो लिख लोगे 3 प्लस 6 प्लस 9, सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चा, 18 ओम हो जाएगा, 18 ओम। तो पहला तो बन गया, और दूसरा ध्यान दोगे, दूसरा को क्या करेंगे, पासर क्रम में जोड़ लेंगे। इसमें पासर क्रम में याद रखोगे, हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो कौन सा, पासर क्रम को ही यूज करते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 बटा आर बराबर क्या होता है, 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा में R3। इसको जोड़ लो, 1 बटा में कितना हो जाएगा, 3 6 और हो जाएगा 9। ठीक है, पूरा का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 18, 6 प्लस 3 प्लस 2, मतलब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 11 बटा में 18। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बटा आर यहाँ पे अभी चल ही रहा है बच्चा, तो लिख लोगे 1 बटा आर बराबर में कितना हो जाएगा, 11 बटा में 18। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप गुना कर लो, ठीक ना, तो लिखोगे 11 ये बराबर कितना हो जाएगा 18, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 18 बटा में 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ध्यान दोगे, हमारे चारों तरफ, जैसे मान लीजिए कि हमारे चारों तरफ जो आकर्षण और विकर्षण होता है, आकर्षण और विकर्षण होता है, और बल के द्वारा जो उसको प्रदर्शित करते हैं या फिर उस पर प्रभाव डाला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो आप सिंपली इसको लिख भी सकते हो, सिंपली इसको लिख भी सकते हो कि चुंबक के चारों ओर स्थित वह रेखा, हम यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर स्थित वह रेखा, वह रेखा हो गया जिसके अंदर, जिसके अंदर आकर्षण एवं विकर्षण बल का प्रभाव प्रदर्शित होता है या फिर होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दोगे, अब यहाँ के, हाँ सॉरी, यहाँ के बाद थोड़ा सा इधर ध्यान दोगे बच्चा, यहाँ पे और क्या थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ के बाद आपको क्या क्या थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे आप सबसे पहले फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम एकदम ये याद रखोगे 110%। दूसरा है बच्चा आपका, कल के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ रहा है, विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। ठीक है, एकदम ये याद करके चिटिंग उटिंग बना करके लेकर के जाओगे, विद्युत जनित्र बच्चा। ठीक है, एकदम 110% ये क्वेश्चन कल आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा हमको, हम बोले ना कि आपको हम वही क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाले हैं कि जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, हम लोग आ जाते हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में बोला गया है आपका सबसे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक ना, फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसे ध्यान दोगे, बोला गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक उत्पाद में विभिन्न तत्व परमाणुओं की बराबर संख्या होती है, उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए ध्यान दोगे, इधर इधर ध्यान दो, जैसे कभी भी संतुलित रासायनिक समीकरण अगर आपको चेक करना है तो याद रखोगे, यहाँ पे लिख लोगे हाइड्रोजन, ऐसे कर लो, इधर वाले वैल्यू को आप लिख लो LHS, ठीक है, इधर वाले वैल्यू आप लिख लो RHS। ठीक है बच्चा, इधर में क्या है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लो,
इधर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख लो, इधर में क्या है आपका, इधर भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लो, इधर भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख लो। अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर देखो कितना है 2 दूनी 4, इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है, क्योंकि ये पूरा से मल्टीप्लाई होता है। ध्यान दो, जब LHS और RHS में जो परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, परमाणु की संख्या दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो याद रखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होती हैं वो 2 होती हैं, इनके जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। वो कौन कौन, उसको हम अभी समझा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला होता है बच्चा उष्मा क्षेपी। ठीक है, और दूसरा होता है उष्मा शोषी, दूसरा क्या होता है, उष्मा शोषी। ठीक है, अब ध्यान दो, उष्मा क्षेपी किसे कहते हैं, उष्मा शोषी किसे कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जो अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा को उत्पन्न करती है। मतलब ये क्या करेगी, उष्मा को क्या करेगी बच्चा, उत्पन्न करेगी। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए लिख लो कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस क्या होगा O2, यहाँ से क्या बन जाएगा CO2 प्लस, यहाँ से बन जाएगा 94.45 कैलोरी, यहाँ पे क्या होगा इस तरह से, यहाँ से एनर्जी रिलीज कर रहा है बच्चा, यहाँ से क्या होगा एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब कि हीट उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो याद रखोगे कि जिसमें उष्मा का शोषण हो। जैसे मान लीजिए कोई भी उत्पाद है, कोई भी क्या है, उत्पाद के निर्माण के साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा का शोषण हो, उष्मा का क्या हो, शोषण होता हो। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे बच्चा। ठीक है, चलिए अब दोनों देख लीजिएगा इसका, फिर आगे इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे हम ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चा, याद रखोगे, ये है आपका मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका अपचयन और उपचयन। शायद ये हम कल क्वेश्चन में बताए थे, तो वीडियो को ज़्यादा कभी भी अगर अपचयन उपचयन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कौन सा अभिक्रिया पता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं बच्चा। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से देख लोगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रसायन, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक यहाँ पे और देख लोगे, एक जो इम्पोर्टेंट है विस्थापन, और दूसरा है संयोजन, और एक है बच्चा आपका वियोजन, फिर है आपका बच्चा द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, ये जो 4 अभिक्रिया है वो चारों अभिक्रिया के क्या कर लोगे आप, अच्छे तरीके से देख लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखोगे कि धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है बच्चा, वो होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, विरंजक चूर्ण का आपको फॉर्मूला पता होगा कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो ये होता है CaOCl2। ठीक है, अब जिप्सम का फॉर्मूला आप देख लोगे, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है कि CaSO4 यहाँ पे क्या होगा 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चा क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा CaSO4 और क्या होगा हाफ H2O। ठीक है, साधारण नंबर का क्या हो जाएगा बच्चा, NaCl हो जाएगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता होगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, इसका होता है NaHCO3। एक फॉर्मूला कल आपको 100% ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और अम्ल वाला भी मिलेगा, टार्टरिक अम्ल वगैरह, इसमें क्या क्या होता है। अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लिख भी दे रहे हैं कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले उपयोग देख लिए हैं अभी, तो आप निर्माण जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे हड्डी को क्या है जोड़ने में,
और खिड़कियों और दरवाजों का जो छिद्र होता है उसको बंद करने में, खिलौना और सजावट मूर्तियों को क्या है बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केरोसिन को सॉरी सोडियम को केरोसिन के तेल में डिब्बों को क्यों रखा जाता है? क्योंकि पता होगा कि ये ऑक्सीजन के साथ में ना बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है। और ये सोडियम क्या है कि इसके साथ में अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे क्या बनाता है देख लोगे, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम केरोसिन के तेल में न तो घुलती है और न ही अभिक्रिया करती है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में केरोसिन के तेल में क्या है डिब्बो करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चा आपका संक्षारण। अगला क्वेश्चन क्या है? संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण सिंपली भाषा में अगर हम लोग समझेंगे तो बोलते हैं जंग लगना। क्या है? जंग लगना। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा लोहे का जो छड़ है या फिर रड है, ठीक ना, जब उसमें नमी आने लगती है ना, मतलब उसके क्या है कि वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद उसमें थोड़ा सा भी अगर नमी आने लगेगा तो क्या होगा, वो जंग लगना स्टार्ट होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। उसको बचाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें ना जिंक की परत, मतलब कि उसको हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं बच्चा। क्या करते हैं? पेंट करते हैं, ठीक है। या फिर रंग का हम लोग क्या करते हैं, रंग उसमें चढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, मोस्ट 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 वीवीआई क्वेश्चन है। बोला गया है कि संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ याद रखोगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको पता होगा कि जो हाइड्रोकार्बन होता है बच्चा, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो तरह का, कौन कौन? एक होता है संतृप्त, दूसरा क्या होता है? असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि एकल बंध होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि द्विबंध, त्रिबंध और क्या होता है? त्रिबंध। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या होगा बच्चा? ट्रिपल बॉन्ड। ये तीनों होता है किसमें? इसमें होता है। और इसमें क्या होगा? सिंपल एक सिंगल बॉन्ड होता है। ये कम क्रियाशील होते हैं, ये क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इसका क्या होता है? CnH2n। और क्या होगा? CnH2n। जैसे एल्केन, एल्कीन आपको पता होगा ना, ये आपको सिंपली आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख ही दे रहे हैं आपको फटाफट बगल में। अब आगे ध्यान दोगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं इसको? एल्कीन बोलते हैं बच्चा। और इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। इसका जो प्रथम सदस्य वो क्या है? CH4। क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ में कैसे बनाता है उसको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे कार्बन है, अब हाइड्रोजन क्या गो है? 4 गो है, तो कार्बन लिख लोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखा दोगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन को दिखा दोगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बना, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बना। तो कार्बन का ये मीथेन का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मान लीजिए C2H2 है, तो याद रखोगे यहाँ पे क्या होगा? 2 गो C लिख दोगे और यहाँ पर भी H लगा दोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? C2H4 है, एक C, 2 C, ठीक है। एक हाइड्रोजन, एक, दो, यहाँ पर भी लगा दो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मिटाना होगा। मतलब बहुत ही इजी आपको यहाँ पे समझने को मिल जाएगा। एक कार्बन, 2 कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, ठीक है। और यहाँ पे लगा सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हो। यहाँ पे C2H2 इसी तरह से फॉर्मूला भी आप बना सकते हो इसको फटाफट, ठीक है। तो ये संतृप्त, ये 100% हाइड्रोकार्बन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दोगे, समावयवता किसे कहते हैं? समावयवता किसे कहते हैं? याद रखोगे कि ऐसे विभिन्न यौगिकों या यौगिक, ठीक है, जिनके गुण अनुसूत्र समान हो लेकिन उसका संरचना क्या हो? भिन्न भिन्न हो। जैसे ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल पेंटेन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। तो नॉर्मल पेंटेन का जो सूत्र होता है वो क्या होगा? C5H12। तो इसका आप यहाँ पे अगर फिगर बना के देखोगे तो यहाँ पे क्या था? 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। इसका सब के साथ में क्या होगा? H12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना हो जाएगा? 12। तो ये क्या होगा? आपका नॉर्मल पेंडेंट का इस तरह से फिगर बन गया बच्चा, ठीक है। पेंटेंट कभी भी रहेगा तो याद रखो कि C5 होगा, ठीक है। अब ध्यान दो अगला, सेम इसी तरह से अगर आप अगर फिगर बनाना चाहते हो वो भी फिगर बना सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरह से क्वेश्चन जो है, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को कम से कम बना करके एग्जाम में बैठोगे। बोला गया कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? आपको पता होगा कि जो साबुन होती है उसमें वसा अम्लों में क्या होता है? सोडियम लवण होती है। और इसमें क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल में सोडियम लवण है, ठीक है। ये लंबी श्रृंखला होती है। इसमें क्या होता है? ये क्या होती है? जल में कम घुलनशील होती है, ये क्या होती है? जल में ज्यादा घुलनशील होती है, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन, सफाई की क्षमता इसमें क्या होती है? कम होती है। किसमें?
साबुन में, और इसमें क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं कि साबुन जैव अपघटनीय होते हैं तथा पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते। लेकिन अपमार्जक क्या होता है, अरे सर अपमार्जक क्या होता है, वो अपघटनीय होते हैं तथा जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट VBI है बच्चा, इसको भी आप देख लोगे। मेंडलीव की आवाज सारणी और आधुनिक आवाज सारणी, दोनों में अंतर आप 100% पढ़ के ही जाओगे। एक देख लोगे इसका क्या बोलते हैं, ये मेंडलीव हो गया और आधुनिक हो गया, ये दोनों को देख ही लोगे। ठीक है, इसमें देख लोगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन होगा तो हम देख लेते हैं। हाँ है, इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको देखने की जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे क्या करोगे कि इसमें 8 तत्वों का समूह, इसमें कितना 18 तत्वों का समूह होता है। इसके गुणधर्म उसके परमाणु क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे परमाणु संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। अक्रिय गैस में कोई स्थान नहीं होता है, इसमें क्या है 18वें समूह में इसको रखा गया है। ध्यान दो, जैक बोर्ड में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस टाइप का क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। ध्यान दो, 20 लिखा हुआ है तो आपको परमाणु का कितना होता है, 2 8 8 8 और 2, आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया 2, तो संयोजकता कितना हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, पूछेगा समूह, तो समूह कितना हो जाएगा 2। अब आवर्त, आवर्त कितना हमारा 4, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकाले कितना होगा 2 8 8 और 2 हो जाएगा, परमाणु संख्या कितना बचा 20 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर पूछेगा आपसे। चलिए, अमीबा में भोजन किस प्रकार होता है, अमीबा में जो भोजन है वो किस प्रकार प्राप्त करता है, इस विधि क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं। आपको प्राणी संभोजी आपको पता होगा कि इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, प्राणी संभोजी, क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं। ठीक है, अमीबा ध्यान दोगे, अमीबा में इस तरह से अगर जिससे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से आकार होगा, इस तरह से आकार होगा इसका, ठीक ना, तो इसका जो आकार होता है वो अनियमित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी इस तरह से हम बना रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई भी खाद्य कण है तो अमीबा क्या होगा, अपने शरीर को इसके अनुरूप बना लेगा और इस खाद्य कण को पता भी नहीं चलेगा, इस खाद्य कण को पता भी नहीं चलेगा और ये खाद्य धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसके अंदर समा जाएगा। ठीक है, इसको कुटपाद बोलते हैं, कुटपाद, ये वाला जो भाग ये वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं, कुटपाद। तो ये हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन को आपको दिखाने के लिए लाए हैं ताकि आप घर में क्या करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो। आपके पास टाइम नहीं है बच्चा, ठीक है, बिल्कुल आप क्या करोगे, फटाफट आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे। हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ लाए हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी क्या हो, क्वेश्चन को आप देख करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। स्वयं पोषी और विषम पोषी, ठीक है, स्वयं पोषी जो खुद पर निर्भर होते हैं, विषम पोषी क्या होता है, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। ध्यान दोगे, इस प्रकार का पोषण हरे पौधे तथा कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में होता है। कौन सा, विषम पोषी। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसमें क्या हो गया, हरे पोषण हरे पौधे पर होता है। अब ध्यान दो, 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यह क्या होगा, हरे पौधे और स्वपोषी जीवाणु में होते हैं, अमीबा, मेढक और मनुष्य में होते हैं। हम भी क्या है, विषमपोषी हैं बच्चा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मनुष्य का श्वसन तंत्र, ये फिगर इंपोर्टेंट है। यहाँ पे हो गया श्वसन तंत्र, हो गया पाचन तंत्र, हो गया। ठीक है, इस तरह से देख लोगे, आपका फिगर एक वो पूछता है जैक बोर्ड में। पूछा गया कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होते हैं। ठीक है, तो पता होगा कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला रंजक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या करता है, वहन करके, और फेफड़ा में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से मिलकर पूरे शरीर में जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन अवशोषित, जिससे अवशोषण की दर क्या होती है, घट जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन भी क्या होता है, घट जाता है बच्चा। ठीक है, शरीर की जैविक क्रियाओं ठीक से नहीं हो पाती, इससे मस्तिष्क तथा पूरे शरीर का कार्य क्षमता घटती जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होती है, एनीमिया रोग होती है। कौन सी रोग होती है बच्चा, एनीमिया रोग होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है वायवीय और अवायवीय। वायवीय मतलब समझो कि जहां पे ऑक्सीजन का संवहन हो, मतलब जहां पे ऑक्सीजन क्या हो, प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। अवायवीय मतलब क्या होता है कि जहां पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता हो। ठीक है, अवायवीय में याद रखोगे कि जहां पे ऑक्सीजन पाया जाएगा वहां पे कौन सा पौधे होंगे, जंतु होंगे, मनुष्य होंगे, इसमें किस में आएंगे, वायवीय में। अवायवीय में याद रखोगे बच्चा, यीस्ट होगा, यहाँ पे जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। इस तरह के यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इसमें अत्यधिक ऊर्जा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें क्या होती है, कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है
कि मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब कि हमारा जो ब्लड का जो संवहन होता है, ब्लड का जो बच्चा संवहन होता है वो कैसे होता है। ये क्वेश्चन आप देख लोगे, रक्त परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें, एकदम आपका मोस्ट 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 VVI है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में, कल के एग्जाम में बच्चा आप जाओगे, और जाने के साथ क्या करोगे, हंसते और मुस्कुराते हुए जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र, मतलब कि अगला जो क्वेश्चन है मनुष्य क्या है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का क्या करोगे, अच्छे तरीके से आप फिगर बना लोगे, और फिगर बनाने के बाद क्या है, उसको बच्चा अच्छे तरीके से दिखाओगे। जैसे मान कि हमारा जो इसका जो आकार होता है, आपको पता होगा कि इसका आकार कैसा होता है, सेम के आकार के होता है। कैसा होता है, सेम के आकार के होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, जैसे वृक्क हमारा जो किडनी होता है ना, हमारा जो पेशाब के नली होता है, वो आपको पता होगा कि बोमन सम्मुट से होते हुए, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको, ये आपको शायद फिगर पता हो, नहीं हम थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से याद रखो कि ये वाला क्या होता है, ये वाला भाग को बोमन समुद्र बोलते हैं, ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला को TDC बोलते हैं बच्चा, TDC इसको क्या बोलते हैं, इसको ध्यान दो, इसको शायद कुछ और बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जितने भी यहाँ पे धमनी हो जाएगा, यहाँ पे सीरा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज जो कुछ भी यहाँ पे क्या होता है क्षमता है, ठीक है। और छनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे TDC के पास जाएगा, और कुछ अगर हमारा इंपोर्टेंट भाग अगर चला जाता है तो फिर से दोबारा यहाँ पे क्या होगा, छनने का काम करता है। हमारे यहाँ पे मूत्र मार्ग, यहाँ पे क्या होगा, मूत्र हमारा क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से क्या करोगे, दिखाओगे ना ये क्वेश्चन को, एकदम चीट पुर्जा बना के कल ही लेकर के बैठोगे। चलिए ये वाला, अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चा याद रखोगे कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे सिंपली क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रोटी बना रहा है और उसका तवा क्या हो, गर्म हो, हम एक बार क्या उसमें हाथ रख दिए, ठीक है। तो हाथ रखने के बाद क्या होगा, हमको एक महसूस होता है ना कि ये क्या है, महसूस क्या होता है ना कि ये क्या है, गर्म चीज है। तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर तुरंत एक झंझनाहट टाइप में आती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब किसी उद्दीपन के प्रति तीव्रता से, मतलब अचेतन भावना से, मतलब तुरंत उसकी क्या होती है, उसकी अभिक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि धूल आंख में जैसे जाता है, क्या आंख बंद हो जाती है। जब जैसे मान लीजिए अपने हाथ में, जैसे मान लीजिए गर्म वस्तु को हम जैसे ही रखते हैं, गर्म वस्तु को हम जैसे ही रखते हैं तो क्या होता है, फटाफट क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, हाथ को वहां से हटा देते हैं, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन, बोला गया कि हार्मोन क्या है, इसको भी देख लीजिएगा आप। हार्मोन क्या है, हमारे क्या है, मतलब कोई भी पौधे के लिए हार्मोन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीन हो गया, जिबरेलिन हो गया, और तीसरा हो गया बच्चा आपको साइटोकाइनिन। क्या हो गया बच्चा, साइटोकाइनिन। अपरा क्या है, अपरा थोड़ा सा ध्यान दोगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे मान लीजिए बच्चा जो हमारे गर्भ में पलता रहता है, तो अपरा के द्वारा ही उसको क्या होता है कि पोषण प्राप्त होता है। बच्चा क्या प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लिंग निर्धारण क्या होगा। आपको पता होगा कि ये हो हमारा XX, ये हमारा एक्स वाई, तो एक्स और एक्स को मिलाओगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, XX। यहाँ पे क्या होगा, एक्स और वाई को मिलाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा यहाँ से बेटियां पैदा होगी, और यहाँ पे क्या होगा बच्चा, बेटा पैदा होगा XY से, ठीक है। और ये किसके गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, तो पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। तो इसको अच्छे तरीके से आप बना करके लिख दोगे। उपार्जित लक्षण क्या है, इसका ध्यान दोगे। जो हम वातावरण से सीखते हैं, जो हम वातावरण से सीखते हैं उसे क्या कहेंगे, उपार्जित लक्षण कहेंगे बच्चा। जीवाश्म क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ दे जीवाश्म क्या है, तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जीवाश्म क्या है, जीवाश्म, ठीक है, तो आपको पता होगा, शायद आप लोग पढ़े होंगे कि जीवाश्म क्या है। जैसे मान लीजिए कि जो मिट्टी होती है तथा चट्टानों होती है, वो लंबे समय से क्या होती है, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या होती है, दबी होती है, और उसका जो अवशेष होता है, उसके कठोर अंग, और मतलब कि ऐसा बोल सकते हो ना तुम लोग कि बहुत हमारे हजारों सालों से हमारे जो पेड़ पौधे जो क्या होते हैं, वो जमीन के अंदर क्या होते हैं, दबे होते हैं, ठीक है। और यही क्या होता है ना, अब इसी भाग को, यही धीरे धीरे भाग क्या होता है, वहां पे कठोर हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग टाइप का क्या हो गया, यहाँ पे चट्टाने देखने को मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लोगे अच्छे तरीके से।
अगला क्वेश्चन है पोषी अस्तर। ये क्वेश्चन है बच्चा पोषी अस्तर है ना, पोषी अस्तर है, पोषी अस्तर। ठीक है, तो पोषी अस्तर जैसे मान लीजिए कि कोई भी कीट है, जैसे मान लीजिए कीट है, तो कीट को कौन खा गया, सांप खा गया, और सांप को कौन खा गया, बाज खा गया। तो इस तरह के अस्तर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषी अस्तर कहेंगे। ठीक है, एक दूसरे पर क्या होते हैं, इस तरह से जीवित होते हैं एक दूसरे पर। परितंत्र क्या है, अपमार्जक क्या है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लोगे बच्चा। ठीक है, वन संचरण, वन संचरण के लिए क्या कदम आवश्यक है, इसको भी जैसे मान लीजिए कि हमारा जो वन है ये इंपोर्टेंट है, मतलब कि वन क्यों जरूरी है, वन जो है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, इसको हम लोग संरक्षण करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं इसको बचाने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आप थोड़ा सा अच्छे से क्या करोगे, इसको देख लोगे। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कुछ लिखने वाले हैं बच्चा, जो कल के एग्जाम में आपका मोस्ट VBI है, उसको आप समझ लोगे। पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझोगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, आप याद रखोगे कि अमलगम किसे कहते हैं, अमलगम किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चा, दूसरा क्वेश्चन याद रखोगे कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, इसको ध्यान दोगे। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि इसको ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो R1 बरा R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको ध्यान दोगे, आप इसको प्रूव कर लोगे। ठीक है, विद्युत मोटर आप देख लोगे, विद्युत मोटर देख लोगे बच्चा, बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख लोगे विद्युत धारा, विद्युत धारा देख लोगे। संचारण तो बताइए दिए कि संचारण क्या होता है, संचारण क्या होता है इसको देख लोगे। अभी जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं वो मोस्ट 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 VBI है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मेंडल हो गया, तो आप मेंडल देख लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख करके ही जाओगे। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, मिलेंगे कल आपसे।